नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर, एससीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरगुआ वाराणसी। आज हम आप लोग के सामने एक बिल्कुल नए टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है केश, नख, दंत, शारीर। तो हम लोग देख रहे होंगे केश, दंत, नख, शारीर। ये जो टॉपिक है बिल्कुल ही एक ज्वलंत मुद्दा है या ज्वलंत टॉपिक है। इसको क्यों जरूरत पड़ेगी इसको रखने की, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और ये भी बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है एक तरह से रचना शारीर के प्रथम प्रश्न पत्र का ये एक तरह से लास्ट एक तरह से टॉपिक है या एक विषय है। इसके बाद हम लोग का प्रथम प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा आयुर्वेद का पोर्शन। और देखते हैं कि इसको क्यों जरूरत पड़ी। हम लोग जानते हैं कि केश, दंत, नख, शारीर का क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज हो या इससे पहले भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके हर एक जो केसेस हैं इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या जरूरत पड़ेगी इसको फर्स्ट ईयर में रखने की, या रचना शारीर के प्रथम प्रश्न पत्र में क्या जरूरत पड़ी। इससे पहले ये एनसीएसएम के सिलेबस में या जो सिलेबस होते थे बीएमएस फर्स्ट ईयर के रचना शारीर के, उसमें ये फर्स्ट ईयर में तो नहीं था। कहीं ना कहीं हम उसको थर्ड ईयर फाइनल ईयर में देखते थे कि कहीं कौमार वृत्त के पर्पस विषय में या शाला के तंत्र है ये एनटी वाले पोर्शन हम लोग इसको देखते थे। तो उससे रिलेटेड वहां पर उसकी एनाटॉमी और उसके डिजीज के बारे में वर्णन होता था। तो जो चीजें हमें बाद में पढ़नी है, क्यों नहीं उसको हम लोग फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, जिससे कि वहां पर उसका अप्लाइड एस्पेक्ट हो, तो या उसका फिर से अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ना हो या फिर उसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ना हो तो हमें इजीली समझ में आ जाए, उसको हम आसानी से पढ़ समझ के आगे बढ़ सके। तो आइए देखते हैं कि केश, दंत, नख, शारीर के बारे में क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि देख रहे हैं पहला पॉइंट है केश। तो क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी उसको फर्स्ट ईयर के सिलेबस में रखने की। तो देखते हैं कि केस जो होता है, बालों से संबंधित जो समस्याएं होती है आज के समय में बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है। जब लोग हम भी देखते हैं कि लगभग मैक्सिमम लोग या 50 से 60% लोग बालों की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो इसलिए इसको फर्स्ट ईयर सिलेबस में रखा गया है। दूसरा पॉइंट है दंत। दंत का क्या इंपॉर्टेंस है, दांत का क्या इंपॉर्टेंस। तो आज के समय में जो कैविटीज है, टूथ से संबंधित, टीथ से संबंधित जो समस्याएं है वो बढ़ती जा रही है, जबकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्वास्थ्य अर्थात मनुष्य के स्वास्थ्य को अगर ध्यान रखा जाए तो इस दांत या दंत की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग कोई भी पंचभौतिक आहार जब लेते हैं तो उसका जो सर्वप्रथम मुखगत पाचन होता है, तो पाचन, भोजन का पाचन की क्रिया सर्वप्रथम हम लोग मुख से स्टार्ट होती है, जिसको कहते हैं मुखगत पाचन। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी, तो वहां पर क्या होता है कि ओरल कैविटी में हम दांतों की सहायता से उसको चबाते हैं, और उसमें जिह्वा भी इन्वॉल्व होती है उसको पलटने पलटने में। तो दांत जो होते हैं उसको चबाने में काम आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दांत प्रशस्त है, दांत अगर अपने प्रमाण में सही है, कोई बीमारी से युक्त नहीं है, तो हम जो भी खाना खाएंगे वो आसानी से उसका दांत के जो मुखगत जो पाचन होगा इजिली होगा, और वहां पर सलाइवा का सिक्रीशंस होगा और वहां पर पाचन क्रिया शुरू होती है। अगर मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन मुखगत है, दांतों में समस्या है, दांतों संबंधित है, तो क्या होगा, वही इन्फेक्शन पूरे शरीर में जाएगा और वो इन्फेक्शन करेगा और हम जल्दी ही बीमार हो जाते हैं। अक्सर बच्चों के केस में ऐसा मिलता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे नख शारीर। नख शारीर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि कहते हैं कि नाखून को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। और ये तो सिंपल कहने की बात हो गई, लेकिन जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं, जब किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले हम लोग के नाखून देखते हैं, हाथ की हथेली देखते हैं या आई लीड को देखते हैं, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं जिससे कि नाखून संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन नाखून के या नख से भी कुछ चीजें पता चल जाती है। तो इसलिए इसका हम लोग ने या एनसीएसएम ने इसको फर्स्ट ईयर में, रचना शारीर के फर्स्ट ईयर में रखने की कोशिश किया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं केश, दंत, नख, शारीर। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि परिचय मीन्स केश, दंत, नख का परिचय क्या है, मतलब उसको संहिताओं में केश, दंत, नख को किसने क्या माना है। तो यहाँ देखते हैं सारंगधर का रेफरेंस है, आचार्य सारंगधर ने क्या माना है। तो यहाँ देखिए एक श्लोक दिया होगा, सारंगधर प्रथम खंड 5 का 15वां श्लोक है। यहाँ पर देखा है, देखेंगे, कफ पित्तम मलम खेसु प्रस्वेदो नख रोम च नेत्र विट चक्षु च स्नेहो धातु नाम क्रमशो मल। तो यहाँ श्लोक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो श्लोक है ये धातुओं के मल हैं।
मीन्स कि ये धातु नाम क्रमशो मल, जो धातुएं 7 होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उन धातुओं के 7 मल जो होती हैं, ये धातुओं के क्रमशः 7 मल है। तो ये धातु का क्रमशः मल है। तो देखते हैं किस धातु के कौन से मल है। तो यहाँ पर पहले जो मल है वो कफ। कफ का कहने का मतलब हो जाएगा शरीर में कफ रूपी जल, शरीर में कफ रूपी जल जो है रस धातु का मल है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, शरीर में जो रंजक पित्त होता है, रंजक पित्त होता है वो रक्त धातु का मल है। तीसरे नंबर पे देखेंगे कि मलम ख ईसु, मलम खेसु, ख का मतलब होता है जो खाली स्थान होते हैं। तो ख का मतलब जहाँ आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। तो आकाश महाभूत कहाँ का प्रधानता होती है, यहाँ पर जो सारंगधर ने बोला है मलम खेसु मीन्स मल जो होते हैं नासा मार्ग और श्रवणेन्द्री, मतलब घ्राण और श्रवणेन्द्री, जो श्रवणेन्द्री के जो स्पेस होते हैं उनमें जो मल होते हैं, नासा मल और कर्ण मल, नासा नाक के मल और कर्ण के मल, उन्होंने मांस धातु के मल माने हैं या मांस धातु के मल माने हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिसको हम लोग पढ़ना है, तो यहाँ नख और रोम, क्योंकि नख पढ़ना है और रोम को हम लोग केस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो नख पढ़ना है तो नख और रोम अस्थि धातु के मल हैं। तो नख और रोम को सारंगधर ने अस्थि धातु के मल के रूप में काउंट किया है। नेक्स्ट देखेंगे नेत्रविट। नेत्रविट मीन्स नेत्र का मल और चक्षु स्नेह, नेत्र का मल और चक्षु या नेत्र का जो स्नेह होता है वो क्या होता है, मज्जा धातु का मल होता है। तो ये क्रमशः जो है 6 धातुओं के मल माने गए हैं। यहाँ पर शुक्र की बात नहीं की है, इतर कहीं कहीं पर संहिताओं में हम लोग को युवान पीड़िका जिसको सिंपली हम लोग मुहासे बोलते हैं, उसको शुक्र का मल माना गया है, शुक्र का मल माना गया। तो युवान पीड़िका ये एक तरह से शुक्र का मल है। युवान पीड़िका को शुक्र का मल माना गया, बट सारंगधर ने यहाँ नहीं बोला गया। हम लोग को संहिताओं में मिलता है कि युवान पीड़िका अर्थात मुहासे या पिंपल्स को जो शुक्र का मल माना गया है। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह से सारंगधर ने नख और रोम को अस्थि धातु के मल के रूप में काउंट किया है। नेक्स्ट रेफरेंस में सारंगधर बोलते हैं कि सारंगधर ने केस तथा दंत को, यहाँ पर हम लोगों ने नख की बात कर ली है, अब बचे केस और दंत। तो यहाँ देखेंगे केस तथा दंत की उपधातु में गणना की है। तो यहाँ पर केस तथा दंत की जो किसमें काउंट किया सारंगधर ने, उपधातु में गणना की है। मीन्स अभी तक हम लोग नख को देख रहे थे, ये धातु का मल है, इसका अस्थि धातु का मल है, जबकि केस और दंत को उपधातु में गणना की है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका परिचय हो गया। फिर देखते हैं कि दंत जो होता है, दंत अब उपधातु किसका है, केस किसका उपधातु है और दंत किसका उपधातु है। तो जो केस होता है वो मज्जा की उपधातु है, जो बाल होते हैं वो मज्जा की उपधातु होती है, मज्जा जो धातु होती है उसकी उपधातु होती है, जबकि दंत क्या होते हैं, अस्थि धातु की उपधातु मानी जाती है दंत, अर्थात दांत जो होते हैं अस्थि धातु की उपधातु सारंगधर ने मानी है। इस तरह से हम लोगों ने परिचय इसके बारे में कर लिया। अब आइए देखते हैं कि तीनों का परिचय होने के बाद इनका पंच भौतिक संगठन या इसके महाभूत, किस महाभूत की प्रधानता इसमें मानी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी संसार में या जो शरीर के सभी अवयव होते हैं, बोला गया है उन सभी के लिए कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, मीन्स जो भी सभी द्रव्य है, चाहे शरीर की द्रव्य हो, अवयव हो या शरीर से बाहर जो भी द्रव्य होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, पंच भौतिक, पंच महाभूतों से ही मिलकर बने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पंच भौतिक होने के बावजूद भी उसमें पर्टिकुलर किसी एक या दो महाभूत की प्रधानता होती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से किसमें, इस तीनों में किस महाभूत की प्रधानता है, इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेद धातु होती है, जो मेद धातु होती है उसमें पृथ्वी तथा जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो मेद क्या होती है, मेद को हम लोग फैट से कोरिलेट करते हैं। मेद क्या है, फैट है। तो फैट थोड़ी सी सॉलिड होती है बट उसमें लिक्विडपन भी होती है। फैट थोड़ी सी सॉलिड होती है, थोड़ी सी गीला, उसमें फ्लूइड नुमा होती है। तो फैट जो होता है, मेद जो पृथ्वी की वजह से उसमें थोड़ा सा सॉलिडनेस आती है, थोड़ी सी कठिनता आती है, और जल महाभूत की वजह से थोड़ा सा उसका लिक्विडपन आता है, मीन्स उसका थोड़ा सा उसमें लिक्विड की मात्रा होती है। तो इसका मतलब जो मेद धातु जिसको हम लोग फैट से कोरिलेट करते हैं, पृथ्वी तथा जल महाभूत की प्रधानता मानी गई है।
दूसरा देखेंगे अस्थि धातु। अस्थि धातु में किस महाभूत की प्रधानता है, तो उसमें पृथ्वी प्लस वायु महाभूत की प्रधानता है। तो देखते हैं कि जो अस्थियों का कठोरतापन होता है, जो हार्डनेस होता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पृथ्वी महाभूत। और जो उसका जो मेडुलरी कैविटी होती है, तो जो भी कोई अस्थि होती है उसके बीच में मेडुलरी कैविटी होती है, जिसमें हम लोग जिसमें बोन मैरो होते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मीन्स जो मेडुलरी कैविटी होती है वो कैविटी वायु महाभूत की वजह से होती है। तो वायु महाभूत की वजह से होती है, या फिर सिंपल कहते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इस तरह से चीजें कहेंगे। फिर देखेंगे तीसरे नंबर में मज्जा। मज्जा क्या है, एक तरह से बोन मैरो, जो अस्थियों की जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके बीच में क्या पाई जाती है, मज्जा पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। वो क्या होती है, सिर्फ मज्जा तो और थोड़ी सी ढीली होती है, फैट की तुलना में मज्जा क्या होती है, लिक्विड, उसमें सॉलिडनेस नहीं होती, बिल्कुल लिक्विड होता है। तो लिक्विड होने की वजह से उसमें जल महाभूत की, सिर्फ जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो जब हम लोगों ने मेद अस्थि मज्जा की बात कर लिया, क्योंकि हमें पता है, हमें अल्टीमेट बात करना है केस दंत नख के संबंधित कि इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता है। तो क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई धातु तो है नहीं, तो हम लोग पहले धातु, उनसे रिलेटेड धातु या धातु की बात कर लेंगे, देन देखेंगे दंत किसकी उपधातु है, तो अस्थि धातु की उपधातु है। दांत जो होता है अस्थि की उपधातु है, दांत जो होता है अस्थि की उपधातु होने की वजह से जो पंचमहाभौतिक संगठन अस्थि में होंगे वही दांत में होंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि दांत जो होता है अस्थि धातु की उपधातु होता है, अतः इसका जो पंचभौतिक संगठन क्या होगा, जो कि अस्थि का ही होगा, पृथ्वी प्लस वायु। तो यहाँ देखोगे पृथ्वी प्लस वायु दांत में पाया जा रहा है, क्योंकि अस्थि की उपधातु है। उसी तरह से देखें केस, केस क्या है, मज्जा धातु की उपधातु है। तो हम लोगों ने देखा कि जो केस होता है मज्जा धातु की धातु, तो मज्जा धातु में क्या महाभूत है, जल महाभूत है। देखेंगे केस जो है मज्जा धातु धातु है, इसमें किस महाभूत की अधिकता होगी, प्रधानता होगी, तो यहाँ सिंपली यहाँ पर जो जल महाभूत है, यहाँ जल महाभूत प्रधानता हो जाएगी। और लास्ट देखेंगे नख। तो नख देखेंगे कि नख के लिए सारंग ने क्या बोला था कि ये धातु का मल है, अस्थि धातु का मल है। नख क्या है, अस्थि धातु का मल है, इसका मतलब अस्थि से ही उत्पन्न हो रहा है। तो जो अस्थि के पंचभौतिक संगठन होंगे जिसकी प्रधानता होगी अस्थि की, उसी वही महाभूत इसके नख में भी पाए जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे अस्थि में पृथ्वी प्लस वायु महाभूत की प्रधानता है, क्योंकि जो अस्थि का मल आपका नख है, इसलिए इसमें पृथ्वी प्लस वायु इसमें भी पाया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया। अब आते हैं कि इसके जो भी केस दंत नख हैं उनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। स्वभाव का मतलब होता है उसकी जो गर्भोत्पादक भाव होते हैं, जैसे मात्रज हो गया, पित्रज हो गया, सत्वज हो गया, रसज हो गया। तो जो गर्भ में उत्पन्न भाव होते हैं, कुछ माता के द्वारा उत्पन्न होते हैं अर्थात मात्रज, कुछ पिता के द्वारा उत्पन्न होते हैं अर्थात पित्रज। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी केस दंत नख शारीर, ये तीनों के तीनों क्या है, केस दंत नख क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इनके स्वभाव या गर्भोत्पादक भाव किसके थ्रू उत्पन्न होते हैं, ये पिता के थ्रू उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पित्रज भाव या पित्रज स्वभाव। तो केस नख दंत क्या है, पित्रज भाव होता है, अर्थात पिता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो भाव पिता के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें केस नख दंत को भी काउंट किया गया है। तो क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, पिता जो होते हैं सॉलिड होते हैं अर्थात हार्ड होते हैं, और माता शाफ्ट होती है, इसलिए उनके द्वारा जो भी जो मृदु अवयव या विसरा होते हैं उनकी उत्पत्ति माता के द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्योंकि केस नख दंत क्या है, सॉलिड है, हार्ड है, इसलिए इसकी उत्पत्ति की मानी गई है पित्रज भाव के थ्रू मानी गई है। तो आइए इस तरह से हम लोगों ने स्वभाव या भाव की बात कर लिया। सामान्यतः हम लोगों ने देख लिया कि उसके परिचय के बारे में बात किया, उसके कहीं न कहीं बात किया कि उसके पंचभौतिक स्वरूप की बात किया, और साथ ही साथ गर्भोत्पादक भाव की बात किया, सिंपल स्वभाव की बात किया। अब आते हैं कि जो भी केस नख दंत तीनों की बात कर रहे हैं, उनके जो एक शरीर में जो स्थिति है, एक प्राकृतिक अर्थात जो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और एक विकृत अर्थात रोग की कंडीशन में होते हैं, तो दोनों के अलग अलग लक्षण क्या होंगे। तो यहाँ देखते होंगे कि केस नख तथा दंत के प्राकृत अथवा विकृत स्वरूप तथा व्याधियां। मीन्स प्राकृतिक स्वरूप क्या होगा, मीन्स हेल्थ की कंडीशन में उनके क्या स्वरूप होंगे, या दूसरा चीज है कि व्याधियों की कंडीशन में उनके क्या चेंजेस आएंगे, तो वो हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि आयुर्वेद में दंत को अस्थि माना गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब अस्थियों के प्रकार की बात करते हैं तो बोला गया एतानि पंच विधानि भवन्ति तदता
कपाल रुचक तरुण वलय नलक संकानी। तो जो रुचक अस्थि होता है उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं तो उसमें दांत आते हैं अर्थात दशन आते हैं, इसलिए कहा गया आयुर्वेद में दांत को या दंत को अस्थि माना गया है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है कि दशनास्तु रुचकानि, मीन्स दशन मीन्स दांत होते हैं, रुचकानि मीन्स रुचक होते हैं, मीन्स जो रुचि उत्पन्न करे, तथा रुचक अस्थि के एग्जाम्पल में दांत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फिर दांतों के संबंध में बात करेंगे कि दांत से बात करें तो यहाँ पर दांत जब गर्भ की अवस्था होने के बाद अर्थात जब डिलीवरी होती है, प्रसव होती है, जब बालक पैदा होता उत्पन्न होता है तो उसमें दांत कब निकलते हैं, तो दांत अर्थात मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं तो वो कब आते हैं। यहाँ देख रहे होंगे दंतोत्पत्ति काल, दंतोत्पत्ति काल तो मतलब दांत के निकलने का समय, बालक के दांत के निकलने का समय या दूध के दांत की बात करें तो आचार्य काश्यप ने जो बताया है कि जो दांत के निकलने का समय सीमा बताया है कि 4 माह से 8 माह के बीच में दांत निकलते हैं। काश्यप ने बोल दिया है कि 4 माह से 8 माह के बीच में दांत निकलते हैं, इन्होंने बोल इस तरह से कह दिया। फिर देखेंगे अष्टांग संग्रह ने, तो अष्टांग संग्रह ने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि अगर कोई बालक दीर्घायु है, मीन्स दीर्घायु कहने का मतलब होता है कि जो बालक पैदा होता है तो उसकी एक निश्चित आयु होती है, उसके 3 प्रकार की आयु बांटी गई है। एक होती है अल्प आयु, उससे बीच वाली होती है मध्यम आयु और सबसे श्रेष्ठ आयु दीर्घायु होती है। तो जो दीर्घायु बालक होते हैं जो अपने पूरी लाइफ जीवन व्यतीत करते हैं, दीर्घायु बालक में जो दांत निकलते हैं 8 माह या उसके बाद निकलते हैं। जिस हम लोग मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं, जो दीर्घायु बालक होते हैं उनमें जो दंतोत्पत्ति काल या दंत निकलने का समय होता है 8वें महीने में या उसके बाद जब दांत निकलते तो वो बालक दीर्घायु होता है। या जो अन्य बालक होते हैं, अन्य बालक कहने का मतलब होता है कि जो दीर्घायु को छोड़कर मध्यम आयु और अल्प आयु जो बालक होते हैं उसमें 4 माह या 8 माह के नीचे जो आयु होती है उसमें दांत निकलते तो वो अन्य बालक में काउंट हो जाएंगे, 4 माह से 8 माह के नीचे अर्थात 4 से 8 माह के बीच में। फिर देखेंगे कि अब जब दूध के दांत निकले हुए हैं तो ये हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद ये गिर जाते हैं, तो उनके गिरने का समय क्या होता है, क्योंकि हर एक दांत अलग अलग समय पर अलग अलग माह में निकलता है, तो एक ही समय में तो गिरता भी नहीं है और न एक ही समय में निकलता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है जिसको देखा गया है कि दूध के दांत के गिरने का काल कब गिरता है। तो इसके लिए ये बोला गया है कि जितने माह में, जैसे कोई बालक में सर्वप्रथम दूध के दांत निकल रहे हैं तो मान लीजिए कि हम 6ठे माह में दूध के दांत निकला है, जितने माह में दूध के दांत निकलेंगे उतने ही वर्षों में ये गिर जाएंगे। तो यहाँ क्या है, जितने माह में दांत मतलब दूध के दांत निकलते हैं उतने ही वर्षों में टूट कर गिर जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि अगर 6ठे माह में अगर दांत निकल रहा है बालक का, दूध का दांत मिल्क टीथ निकल रहा है, इसका मतलब 6वें वर्ष में वो गिर जाएगा। तो क्लियर कट है कि जितने माह में दांत निकलते हैं दूध के दांत उतने ही वर्षों में टूटकर वो गिर जाएगा। तो क्लियर कट है जितने माह में दांत निकलते हैं उतने ही वर्षों में टूटकर दांत गिर जाएंगे। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे 6 माह में दांत निकलता है, दूध के दांत 6 माह में निकलता है किसी बालक का तो 6 वर्षों में गिर जाएगा, उसके बाद गिरेगा तो परमानेंट टीथ की नंबर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बालक के दूध के दांत गिरने का काल बिल्कुल बेसिक क्लियर कट फंडा होगा कि जितने माह में दूध के दांत निकलते हैं उतने ही वर्षों में टूटकर गिर जाते हैं। फिर देखेंगे कि जब दांत की ही बात कर रहे हैं तो स्वस्थ शरीर जो होता है वो कहीं न कहीं विभिन्न अवयवों से मिलकर बना होता है। स्वस्थ शरीर कहने का मतलब जिनसे शरीर जिन जिन अवयवों से मिलकर बना हुआ हो वो अवयव क्या होते हैं, जब तक प्रशस्त नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम लोग स्वस्थ शरीर नहीं मानेंगे। तो जो स्वस्थ शरीर में कहते हैं इष्ट योग या शरीर के लक्षणों में दांत के लक्षण मीन्स स्वस्थ शरीर, जैसे जो सुश्रुत चरक ने बोले हैं कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है मीन्स स्वस्थ बालक में क्या होते हैं उसके हर एक अवयव के लक्षण बताया गया कि प्रशस्त या इष्ट मतलब जो भी अवयव है उसके बारे में बताया जाएगा कि प्रशस्त शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो उसमें हर एक अवयव के लक्षण, तो उसी लक्षण में दांत के भी लक्षण को मानेगा कि जो व्यक्ति या इष्ट या योग्य शरीर के लक्षणों में दांत के लक्षण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे दांत क्या होता है कि प्रमाण में बड़े होते हैं। तो प्रमाण बड़े का मतलब हो जाएगा कि जो बहुत छोटा नहीं, एक जो साइज बताया गया है उतने प्रमाण में होने चाहिए।
दूसरी चीज ये पतले होते हैं, तो पतले कहने का मतलब ये बहुत चौड़े चौड़े ना हो, तो पतले का मतलब ये इस पॉइंट पर कहा गया है। स्निग्ध होते हैं, स्निग्ध मतलब उस पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनाई होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्निग्ध होते हैं। उसके बाद देखेंगे शुक्ल वर्णी, तो शुक्ल वर्णी मतलब श्वेत वर्ण के होते हैं, तो दांत जो होते हैं बिल्कुल चमकते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं। उसके बाद देखेंगे घन, घन कहने का मतलब दो दांत बिल्कुल पास पास में होने चाहिए, दो दांतों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं घन। फिर देखते हैं उसका मित्रता, मित्रता का मतलब होता है कि बिल्कुल दो दांत आपस में बिल्कुल आस पास रहे, जैसे दो मित्र घनिष्ठ मित्र होते हैं तो उनके बीच में दूरियां बहुत ही कम होती है, उसी तरह से यहाँ पर बोला गया कि मित्रता मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल आपस में चिपके रहे, पकड़े रहे। तो यहाँ पे देखेंगे मित्रता मजबूत होती है, तो मित्रता मजबूत होने मतलब दंत साकेट जो टूथ कैविटी होती है, सॉकेट होता है, उसमें अच्छे से फिट होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये इस तरह से इष्ट योग्य शरीर के लक्षण में दांत के लक्षण की बात हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे कि अब हम लोग दंत के प्रशस्त या हेल्दी कंडीशन में बात कर रहे हैं, लेकिन वही दंत अगर कुछ उसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो वो कहीं न कहीं अन्य लक्षण भी अर्थात शो करता है, जिसको हम देखते हैं दंत विषयक अरिष्ट। चरक इंद्रिय स्थान में हम लोग जब देखते हैं तो इंद्रिय स्थान में क्या है, अरिष्ट का वर्णन है। अरिष्ट का मतलब क्या होता है, मृत्यु सूचक लक्षण। अरिष्ट का अर्थ होता है मृत्यु सूचक लक्षण। तो यहाँ देखते हैं चरक ने इंद्रिय स्थान में क्या बोले हैं, दांत। अगर दांत से संबंधित जो मृत्यु सूचक लक्षण कौन कौन से हैं, या जिसकी आयु खत्म होने वाली है उस व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित सूचक लक्षण दांतों से संबंधित उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में देखेंगे। तो यदि रोगी के दांत, तो चरक ने बोला है निकट, यदि रोगी के दांत मल से लिप्त हो, मतलब रोगी के दांत बिल्कुल मल से लिप्त होकर साफ सफाई करने के बावजूद भी मल जमा हो जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है अधिक श्वेत हो। सिंपली दांत को श्वेत बोला गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा व्हाइट हो, मतलब अधिक श्वेत हो, मतलब व्हाइट से भी अधिक व्हाइट हो, अधिक श्वेत हो। दांतों पर शर्करा जमी हो, दांतों पर ऐसा लग रहा हो कि मल बैठे हुए हो और उसपे बालू के कण के नुमा बिल्कुल जो स्निग्धता थी वो खत्म हो गई, बस उस पर रफनेस आ गई है। तो कह रहा है कि दांतों पे शर्करा जमी हो तो व्यक्ति क्या होगा, वो गतायु होगा, अर्थात उसकी मृत्यु शीघ्र अतिशीघ्र होने वाली है। गतायु को मतलब उसकी आयु अब समाप्त होने वाली है, अब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से इन्होंने दंत विषयक अरिष्ट की बात किया। आइए देखते हैं कि जब दंत विषयक अरिष्ट की बात हो गई है तो इसका मतलब अभी प्रशस्त दंत की बात हो गई थी। अब देखेंगे दंतगत रोग। दंतगत रोग आचार्य सुश्रुत ने शालाक तंत्र के प्रकरण में, उत्तर तंत्र में, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में उन्होंने दांतों से संबंधित 8 रोग माने हैं। तो दंतगत रोग सुश्रुत ने कितने माने हैं, 8 माने हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो उसमें देखेंगे 8 रोग कौन कौन से हैं। पहला है दालन। दालन का मतलब होता है दांतों का हिलना। दांतों का हिलना का मतलब होता है असमय दांतों का हिलना। जनरली क्या होता है, गिरते समय, जैसे दूध के दांत होते हैं तो वो तो जनरली जब गिरने से पहले हिलते हैं, लेकिन अगर अपने समय से पहले ही अगर हिल रहे हैं, या जो परमानेंट टीथ होते हैं वो अगर अब वो अगर हिलने लगे तो उसमें गिरने की संभावना बनी जाती है, उसको बोलते हैं दालन। दूसरे नंबर पे देख रहे होंगे क्रीमी दंत। क्रीमी दंत का मतलब क्या हो गया, दांतों में कृमि का पड़ना, अर्थात दांतों में कीड़े का पड़ना। तो कहते हैं ना कि टूथ कैरी अर्थात दांतों में कीड़े का पड़ना, इसको बोलते हैं कृमि दंत। तीसरे नंबर पर देखेंगे दंत हर्ष। दंत हर्ष का मतलब होता है ना कि कहते हैं कि कुछ लोग की समस्या होती है कि वो बहुत ही गर्म है, बहुत ही ठंडा को जो टच होता है, कोई चीज बहुत ठंडा खा लेंगे तो दांतों में लगने लगता है, असहजता महसूस होती है, या बहुत गर्म चीजें खा लेंगे तो दांतों में लगने लगता है, तो उसको बोलते हैं दंत हर्ष। भंजनक, एक पॉइंट है भंजनक। भंजनक का मतलब होता है कि टूट जाना। दांतों का किसी का देखते हैं दांत टूटा हुआ होता है, कुछ पार्ट टूट जाता है तो बहुत ही खाना चबाने में या जो मुख की सुंदरता होती है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं भंजनक मतलब दांतों का टूट जाना। पांचवें नंबर देखेंगे दंत शर्करा। दंत शर्करा का मतलब दांतों के ऊपर जो है सिलिका अर्थात बालू के कण नुमा जो है शर्कराएं जम जाना, तो उसको बोलते हैं दंत शर्करा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे छठे नंबर पे कपालिका। तो कपालिका जो पूरी टीथ होती है उसकी आउटर मोस्ट जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं इनेमल। तो इनेमल की वजह अगर दांतों की साफ सफाई अच्छे से न की जाए, अगर उसमें कोई रोग हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो होता है इनेमल भी उसका
डीके होने लगता है, एनिमल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, इसको बोलते हैं कपालिका। कपालिका मीन्स होता है उसको कवर करता है, जो टीथ को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड इनेमल। उसमें अगर कोई नष्ट होने लगे, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं कपालिका। 7वें नंबर पे है स्याव दंत। स्याव का मतलब क्या होता है? कृष्ण वर्ण का हो जाना। जनरली हम लोग देखते हैं कि दांत जो होते हैं श्वेत वर्ण के होते हैं, बट ये जो कुछ इन्फेक्शन की वजह से जब दांत काले या नीले वर्ण के हो जाएंगे, मीन्स जो श्वेत वर्ण को छोड़कर अन्य वर्ण के हो जाएंगे या पीले वर्ण के हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्याव दंत। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट हनुमोक्ष। हनुमोक्ष, हनु का मतलब होता है मैंडिबल। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोअर जा होता है वो हनुमोक्ष में होता क्या है कि जो तरह से अर्धित या फेशियल पैरालिसिस में मुख का टेढ़ा होना, मुख का टेढ़ा होना, उसकी वजह से जब खाना चबाते हैं तो प्रॉपर एक दांत के ऊपर दूसरा दांत नहीं आ पाता है, तो इसकी वजह से असुविधा होती है। तो हनुमोक्ष का मतलब अर्धित या फेशियल पैरालिसिस की वजह से मुख का टेढ़ा होना। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने दंत संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में बात किया। तो दंत संबंधित बीमारियों की बात किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नख, अब दंत की बात कर दिया हम लोगों ने, अब देखते हैं नख के बारे में। नख शारीर क्या है उससे संबंधित देखते हैं कि नख के चरक शारीर 8वें चैप्टर में, चरक ने शारीर स्थान के अंतिमवें चैप्टर में 8वें चैप्टर में क्या बोला है कि स्थिर नख क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए और वृत्त होने चाहिए। नख क्या होने? गोल गोल होने चाहिए। और ताम्र मीन्स रक्त वर्ण के होने चाहिए, ताम्र वर्ण के होने चाहिए। और तुंग, और उसके उभार होना चाहिए थोड़ा सा। तुंग और कुर्माकार, जो उभार किसकी तरह होना चाहिए? कछुए के पीठ की तरह, कछुए का जो पृष्ठ होता है उसकी तरह नख जो है राउंडेड होने चाहिए। कुर्माकार था ताम्र वर्ण के होने चाहिए, उसके उभार कछुए के पीठ की तरह होने चाहिए। तो ये जो नख के लक्षण है ये प्रशस्त है, मीन्स जो स्वस्थ शरीर में नख चाहिए वो इसके लक्षण यहाँ पर बता दिए गए हैं। ये प्रशस्त या शुद्ध नख के लक्षण हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तो शुद्ध या प्रशस्त नख के बारे में बोल रहा है, लेकिन अगर प्रशस्त बोल रहा है इसका मतलब कुछ अरिष्ट के संबंधित होगा। मतलब बीमारियों के कंडीशन में जब व्यक्ति मृत्यु होने वाली होती है तो उस समय नख के क्या लक्षण होते हैं? यहाँ दिया है नख विषयक अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो, तो उसको बोलते हैं नख विषयक अरिष्ट। तो यहाँ देखेंगे रोगी के नख, यदि किसी व्यक्ति रोगी है तो उसके नख यदि मांस रक्त से शून्य हो, मीन्स उसके जो नख के जो नीचे जो मांस धातु होती है या रक्त धातु होती है तो वो बिल्कुल शून्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि बिल्कुल नख मांस और रक्त है ही नहीं इस नाखून में, तो ऐसा प्रतीत होता है। और उसका कलर क्या है, अपीयरेंस क्या है? पक्व जम्बू सदृशम। तो पक्व जम्बू सदृशम मतलब कि पके हुए जामुन के समान। तो पके हुए जामुन का कलर कैसा होता है? ब्लूइश कलर होता है। तो ब्लूइश कलर होता है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति अब मरने वाला है। पूरे अगर उसके शरीर में नख जो है वो नीलापन होने वाला है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। मॉडर्न में उसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नख विषयक अरिष्ट। तो वो व्यक्ति क्या होता है? मरने वाला होता है। आइए अब हम लोग साइनोसिस मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था साइनोसिस से संबंधित जो भी नख विषयक अरिष्ट थे वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति में साइनोसिस हो गया। साइनोसिस मतलब शरीर का पीला नीलापन पड़ना। तो साइनोसिस का मतलब होता है ये शुरुआत होती है नाखून से पता चलता है। तो यहाँ देखेंगे नेल एबनॉर्मलिटीज मीन्स नाक, नख से संबंधित, नेल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसकी मॉडर्न में किससे कोरिलेट कर सकते हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है क्लबिंग। क्लबिंग जो समस्या होती है वो कहते हैं कि जो नाखून में रेस्पिरेटरी डिजीजेस की वजह से उत्पन्न होता है। तो हम लोग को सिर्फ अभी यही जानना है जो क्लबिंग है, नेल के जो क्लबिंग होता है वो क्लबिंग को हम लोग डिटेल में अभी उसको आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जानते हैं कि क्लबिंग से संबंधित बीमारियां रेस्पिरेटरी डिजीजेस से संबंधित होती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक और है ओनिकाइलोसिस, ओनिकोलिसिस। ओनिकोलिसिस जो डिजीज है नेल से संबंधित वो सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन में दिखाई देती है। जो ओनिकोलिसिस जो होती है वो सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन में हम लोग को पता चलता है, दिखता है। उसके बाद देखेंगे काइलोनाइकिया जो होती है, डिजीज होती है नेल से संबंधित होती है।
ये आयरन डिफिशियंसी में दिखती है। तो यहाँ पर हम लोग को नाम जान लेना है। उसके बाद देखेंगे व्हाइट स्टिक, नाखून पर सफेद सफेद जैसे धारियां पड़ जाती हैं, तो क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पर 3-4 चीजें हम लोगों ने देख लिया। आइए देखते हैं कि और भी चीजें आयुर्वेद में नक्श से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आयुर्वेद में नक्श से संबंधित 2 बीमारियां होती हैं। पहले नंबर पर दिया है कुलीन या कुनख। पहले नंबर पर दिया है कुलीन या कुनख। तो कुलीन या कुनख या कुलीन, तो यहाँ पर कारण क्या है देखेंगे। यहाँ पर सुश्रुत निदान 13वें चैप्टर का श्लोक नंबर 21। तो यहाँ देखेंगे अभिघातात। अभिघात मतलब अगर नाखून पर किसी भी प्रकार से अगर चोट लग जाए, अभिघात हो जाए, तो क्या हो जाएगा? नाखून जो दोष होते हैं यहाँ पर प्रकुपित हो जाएंगे। दोष प्रकुपित होने से क्या होता है? प्रदुष्टो यूनको, नाखून को दुष्ट कर देंगे। प्रदुष्टो यूनको, जिसकी वजह से नाखून में चेंजेस क्या आएगा? अगर किसी वजह से नाखून पे चोट लग जाए तो जो दोष होते हैं प्रकुपित होते हैं। दोषों के प्रकुपित होने से नख में क्या क्या चेंजेस आएगा उसको देखेंगे कि प्रदुष्टो यूनको रुच्छो असित खर, मीन्स अब क्या हो जाएगा कि रुच्छ हो जाएगा। तो हम लोगों ने नख के सिंपल देखा था कि ये स्निग्ध में काउंट होते हैं, स्निग्ध होते हैं। और रुच्छो असित, जहां पर असित का मतलब होता है कि ये अब ये काले हो जाएंगे। असित सित मतलब होता है श्वेत, तो असित मीन्स होता है काले पड़ जाएंगे। नाखून जलने चोट लगने के बाद काले पड़ जाते हैं। उसके बाद खर हो जाएंगे, जो स्निग्ध होता है, जो चिकनापन होता है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ रफनेस आ जाएगी। खर मतलब रफनेस आ जाएगी। भवेत कुनक, मीन्स जो नख था अब वो कुनक का उसको बीमारी देंगे। कुनक मीन्स जो नख अच्छा सुंदर था, अब ये कुनक मतलब अब अच्छा नहीं रह गया, उसको काले कलर का हो गया, रुच्छ हो गया, खर हो गया, कुछ इस तरह की समस्या नख में आ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं भवेत कुनक विद्यात कुलीनम इति। इसी कुनक को हम लोग कुलीन भी कहते हैं। तो कुनक या कुलीन एक दूसरे के पर्याय हैं। तो ये देख रहे होंगे अभिघात की वजह से होता है, चोट लगने की वजह से होता है। दूसरा देखेंगे चिप, नखों से संबंधित एक बीमारी होती है चिप। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। चिप में होता क्या है? नख मांस अभिघाताय अधिष्ठाय, नख के मांस में आश्रय लेकर क्या? पित्त, पित्त और वात। पित्त और वात जो होते हैं नख के मांस में आश्रय लेकर या सहारा लेकर क्या करते हैं? नख में वेदना उत्पन्न करेंगे। वेदना उत्पन्न करेंगे तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? दाह होगा, पाक होगा, मीन्स उसमें जलन महसूस होगा और उसमें पाचन पाक क्रिया होगी, मतलब नाखून पक जाएंगे। तो पक जाने की वजह से क्या हो जाएगा? ये चिप व्याधि उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम लोग चिप कहते हैं। इसका रेफरेंस भी सुश्रुत निदान 13वें चैप्टर का है और श्लोक नंबर 19 है। तो इस तरह से हम लोगों ने नख से संबंधित बातें हम लोगों ने लगभग कर ली है। उसके बाद देखते हैं केस विषयक, जो भी उसके प्रशस्त केस क्या होने चाहिए, उसके अरिष्ट केस के क्या लक्षण होने चाहिए, या कुछ बीमारियों के बारे में देखते हैं केस से संबंधित क्या क्या बीमारियां होती है। तो यहाँ देखते हैं केस। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रशस्त केस, मीन्स किस जो स्वस्थ शरीर में जो केस होने चाहिए उसके क्या लक्षण हैं। तो स्वस्थ शरीर में जो केस के लक्षण उसके बारे में कह रहे हैं, साथ उसको बोलते हैं प्रशस्त केस के लक्षण। तो एक जा, तो पहला पॉइंट दिया है एक जा। जैसे अगर जो केस निकलते हैं सिर के बाल के जो केस होते हैं, अगर वो एक कैविटी से, एक रूट से एक ही निकल रहा हो, इसका मतलब एक एक रूट से एक एक बाल निकलने चाहिए। तो ये बोल रहा है एक जा, मीन्स एक जो रूट से एक ही बाल निकलने चाहिए, केस निकलने चाहिए। दूसरा है मृदु होना चाहिए, मीन्स उसमें स्निग्धता होनी चाहिए। दूसरी चीज है अल्प होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत घना हो, मीन्स अल्प मतलब मीडियम होना चाहिए। उसके बाद स्निग्ध कह रहा है, तो स्निग्ध का मतलब हो जाएगा मृदु होना चाहिए। और सुबद्ध मूला, अपने रूट से, जो हेयर रूट से अच्छी तरह से वहां पर बधा हो, सुबद्ध मूला। और साथ ही साथ क्या होने चाहिए? कृष्ण वर्ण के होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस कैसे होने चाहिए? काले होने चाहिए, कृष्ण वर्ण के होने चाहिए। और कृष्ण केशा प्रशस्यन्ते, तो ये केश प्रशस्त केश के लक्षण हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक एक जो केश होते हैं अपने एक एक रूट से एक अलग अलग उत्पन्न होने चाहिए। मृदु, अल्प, स्निग्ध, सुबद्ध मूला और काले वर्ण के होने चाहिए, प्रशस्त केश के लक्षण हैं। तो ये चरक शारीर 8वें चैप्टर में बताया गया है। फिर देखेंगे जब हम लोगों ने इस तरह से बात कर लिया, और दूसरी चीज हम देखते हैं कि केस विषयक अरिष्ट। हम लोगों ने देखा कि स्वस्थ शरीर में केस या प्रशस्त केस के क्या लक्षण होने चाहिए। उसी के साथ साथ लोग देखते हैं कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उस समय उसके केस के क्या लक्षण होते हैं, जिसको हम लोग और
केश विषयक अरिष्ट कहते हैं। अरिष्ट का मतलब इसका मृत्यु समीप हो। यहाँ लिखेंगे तस्य चेत केशस्य लोमान्य आम्यानानि प्रत्युचरेन। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के केस को पकड़कर खींच लिया जाए और वो आसानी से उखड़ भी जाए, मीन्स जब उसको खींचते हैं तो वो उखड़ जाए और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, न च वेदयेस्तम परासु, मीन्स उसमें वेदना भी न हो, मीन्स आसानी से केस उखड़ जाए और उसमें वेदना न हो, तो ये तरह से केस विषयक अरिष्ट की बात हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि केशगत रोग। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले नंबर पे है खालित्य। तो केशगत रोग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है खालित्य। खालित्य का मतलब होता है कि असमय बालों का गिरना। खालित्य मतलब होता है असमय बालों का गिरना। एक अवस्था पे बाल गिरते हैं तो वो ठीक होते हैं, बट असमय बालों का गिरना खालित्य कहलाता है। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे है पालित्य या पालित। मीन्स पालित का मतलब होता है जो केस जो होते हैं कृष्ण वर्ण के थे, अब उससे अलग वर्ण के होना उसको बोलते हैं पालित। मीन्स असमय बालों का पकना। पालित का मतलब होता है कृष्ण वर्ण से अन्य वर्ण का हो जाना, उसको बोलते हैं असमय बालों का पकना या अन्य वर्ण का हो जाना, दैट इज कॉल्ड पालित या पालित। थर्ड नंबर पे देखेंगे दारुणक। तो दारुणक का मतलब होता है, दारुण मतलब होता है कि किसी चीज का फटना। तो जो केस होते हैं, जो बाल होते हैं, वो सिर के स्किन पर ही अटैच होते हैं। तो सिर के स्किन में अगर कोई एब्नॉर्मलिटी आएगी तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा केस को डायरेक्ट, इसलिए वो कहते हैं दारुणक का जो डायरेक्ट संबंध तो सिर की त्वचा से है। तो कहीं ना कहीं वो सिर की त्वचा जो है फटती है, तो उसकी वजह से केस उखड़ते हैं या जो भी बीमारियां होती है उसको बोलते हैं दारुणक। उसके बाद देखेंगे अरुणशिका। ये भी एक बीमारी अरुणशिका है। अरुणशिका का मतलब होता है छोटी छोटी फुंसियों का होना, छोटी छोटी फुंसियों का होना अरुणशिका। अरुणशिका के काश्यप ने 4 भेद बताए हैं, तो हम लोग उस काश्यप संहिता पढ़ेंगे। काश्यप ने इसके 4 भेद बताए हैं, अरुणशिका के 4 भेद बताए हैं काश्यप ने। तो काश्यप का मतलब ने कहा कि अरुणशिका 4 भेद होते हैं, लेकिन अरुणशिका की वजह से क्या होता है कि जो सिर के जो त्वचा होती है, अगर उसमें छोटी छोटी फुंसियां पड़ जाए और अगर उसके पास रूट हेयर होते हैं तो इजीली वो उखड़ जाते हैं, इसलिए ये केसगत बीमारियों में अरुणशिका को भी काउंट किया गया है। धन्यवाद।